Chemistry from KL Mehta Dayanand College, Faridabad. And my today's topic is metallic bond and metals. आज हम मेटल्स के बेसिक स्ट्रक्चर को या उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ने के साथ साथ हम पढ़ेंगे मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, इसको जानने के बाद आप सीख पाएंगे कि जो हम अपने सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स देखते हैं, उनकी अलग अलग एप्लीकेशंस देखते हैं, तो वो क्यों है। एक ही मेटल को हम सब जगह काम में नहीं ला सकते, या एक मेटल को पर्टिकुलर हम एक जगह काम में ला रहे हैं तो उसकी दूसरी जगह काम में नहीं ला रहे। उनकी प्रॉपर्टीज, उनके मेल्टिंग पॉइंट को हम इससे अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है और मेटल्स की अपनी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आज हम प्रॉपर्टीज के साथ साथ देखने वाले हैं इसके मेटेलिक बॉन्ड की थ्योरीज को। और ये मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के अटेम्प्ट्स बहुत टाइम पहले से लिए जा रहे थे और इतनी थ्योरीज दी गई इसके एक्चुअल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसी कोई थ्योरी हो जो इसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकती हो। तो इतनी थ्योरीज दी गई कि हम उन थ्योरीज को ही दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ओल्ड थ्योरीज एंड सेकंड न्यू या मॉडर्न थ्योरीज। ओल्ड थ्योरीज में हालांकि बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन मैं उसमें आपके साथ आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी को डिस्कस करूंगी। इस इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी को ही हम सी इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी कहते हैं। मॉडर्न थ्योरीज में जो थ्योरीज दी गई उसमें हालांकि सबसे ज्यादा लेटेस्ट और एडवांस्ड और एप्रोप्रिएट थ्योरी जो है वो है कंडक्शन बैंड थ्योरी। और कंडक्शन बैंड थ्योरी तक पहुंचने से पहले हम इसका पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिसको वीबीटी की हेल्प से समझाया गया। और वीबीटी ने इसके कोवेलेंट नेचर को, स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन और रेजोनेंस का सहारा लिया। लेकिन विद द हेल्प ऑफ या विद द सपोर्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड रेजोनेंस भी वीबीटी इसकी बॉन्डिंग के नेचर को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर सकी, इसकी कुछ लिमिटेशंस रही। तो अब हम जो सबसे मॉडर्न थ्योरी है वो देखते हैं कंडक्शन बैंड थ्योरी। तो हम डिटेल में केवल ये दो थ्योरीज, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी एंड कंडक्शन बैंड थ्योरी को पढ़ेंगे और थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लेंगे हम वीबीटी और आयनिक बॉन्ड थ्योरी का। इनसे आप समझ पाएंगे कि मेटल और मेटल एटम्स के बीच में बॉन्डिंग या अट्रैक्शन किस टाइप की है। दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में सबसे पहले ऑल मेटल्स आर सॉलिड एंड एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। इसके अलावा सीजियम और गैलियम का भी मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। गैलियम को हम पाम टॉप एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसको अगर आप पाम पे रखते हैं तो ये हाथ में रखते ही हमारी टेम्परेचर, हमारी हीट से ही ये मेल्ट हो जाता है। दूसरा ऑल आर मेलिएबल। ये सभी मेटल्स को अगर आप बीट करते हो तो यू कैन स्प्रेड दे इनटू शीट्स। डक्टाइल, दे ऑल आर डक्टाइल, यू कैन स्ट्रेच देयर वायर्स फ्रॉम मेटल्स। Good conductor of heat. If you heat one end of metal, you will get heat at other end of metal also. अगर आप इसको एक साइड से गर्म करेंगे तो other end will automatically be warm up. तो हम कहेंगे कि good conductor of heat. Similarly, they allow current to pass through them. अगर आप दो साइड से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप करते हैं तो आप क्या देखेंगे, they pass current also. They are sonorous. Sonorous means कि if you beat them, you will observe typical sound also. आप किसी भी मेटल को, जैसे ये मेटल है, इसको आप करेंगे तो आपको एक साउंड नजर सुनाई देगी। लस्टर, ऑल मेटल हैव ब्राइट लस्टर मीन्स कि उनकी सरफेस एक चमकदार होती है और
पुरानी सरफेस हो जाए तो वो डल पड़ जाती है, क्योंकि वो रिएक्शन कर लेती है एटमॉस्फेयर से। लेकिन अगर आप उसको रब करो या उसको फ्रेश कट करो तो आप देखेंगे फ्रेश सरफेस इज ऑलवेज ब्राइट, इट हैज ऑलवेज ब्राइट लस्टर। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है और यू कैन मोल्ड इन डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑल्सो। एंड कंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 टेम्परेचर, मीन्स कि टेम्परेचर अगर हाई है, इफ यू रेज द टेम्परेचर you will feel that conductance is decreasing. So these are some important properties, and any model of metallic bond which can explain all these properties of metal is acceptable. क्योंकि जो भी थ्योरी इस सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है वो सारी की सारी थ्योरीज को हम एक्सेप्ट करते हैं। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि हम सी इलेक्ट्रॉन थ्योरी को, हालांकि वो बहुत ओल्ड है, एक तो वो बहुत सिंप्लीफाइड है और दूसरा इट कैन एक्सप्लेन ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, इसीलिए हम उसका हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस रखते हुए उसे अभी तक अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। आयनिक वर्सेस कोवेलेंट वर्सेस मेटेलिक बॉन्ड, तीनों में क्या डिफरेंस होता है आप पहले इसको ध्यान से देखिए कि ये एक सोडियम एटम है और ये क्लोरीन है। तो आप ध्यान से देखो, इसकी नेगेटिविटी कितनी है 0.9 और इसकी कितनी है 3.0, मीन्स वन एटम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड अदर वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर दोनों गलती से अपने एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफाइन क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये शेयर्ड पेयर को ये अपनी ओर किस टेंडेंसी से अट्रैक्ट करेगा 3.0 और इसके कंपैरिजन में कितनी है ओनली 0.9। तो ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, ये ही ज्यादा करेगा। तो इसीलिए ये पूरा पेयर जब इधर चला जाता है तो ये बन जाता है माइनस और ये बन जाता है प्लस, क्योंकि इसमें एक तो इसी का ही था, एक इसका इलेक्ट्रॉन भी इधर चला गया। तो हम क्या देखेंगे, अब ये दो आयन बन गए, मीन्स व्हेन वन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और वन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में अगर हम बॉन्ड बनाए तो इट विल बी आयनिक बॉन्ड, क्योंकि उनके बीच में अपने आप आयन्स बन जाएंगे एंड द अट्रैक्शन बिटवीन आयन्स इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। और यहाँ एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि इन दोनों की जो नेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 2.1 है, तो वो ग्रेटर देन कितना आ रहा है 1.7, क्योंकि आयनिक बॉन्ड के लिए ये जरूरी है कि 50% से ज्यादा वो इधर रहे पेयर, 1.7 के ऊपर वो 50% से ज्यादा इधर रहता है, 50% से कम इस तरफ रहता है। तो इसीलिए हम उसको मान लेते हैं कि वो पूरा की पूरा क्लोरीन के पास शिफ्ट हो गया। तो यहां अगर नेगेटिविटी 1.7 से, इसका डिफरेंस अगर 1.7 से ज्यादा है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है, जैसे ये भी क्लोरीन एटम है, ये भी क्लोरीन एटम है, इसकी नेगेटिविटी भी 3.0, इसकी नेगेटिविटी भी 3.0, तो बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दोनों की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दिस शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये पेयर इज कैपेबल टू अट्रैक्ट टू होल्ड दीज टू एटम्स टुगेदर बिकॉज ऑफ दिस शेयर्ड पेयर। ये दोनों एटम इसके साथ इसी शेयर पेयर के अट्रैक्शन के लिए एक ही जगह पे जुड़ के रहेंगे। तो ये वाला बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और यहाँ आप ध्यान दो कि दोनों की नेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है 0। और अगर आप एक एटम हाइड्रोजन और एक एटम क्लोरीन ले लेते या ब्रोमीन ले लेते तो अब देखो हाइड्रोजन की होती है 2.1, तो अपने आप में ये भी नेगेटिविटी ज्यादा है और अपने आप में ये नेगेटिविटी भी ज्यादा है और दोनों का डिफरेंस कितना है 0.9। तो हम क्या कहते हैं, जो डिफरेंस है वो 0 से 1.7 के बीच में है। ग्रेटर देन 1.7 है तो आयनिक, और 0 से 1.7 के बीच में है तो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट। अगर पूरा 0 है तब तो दोनों प्योर कोवेलेंट होगा, लेकिन 0 से जैसे जैसे नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम धीरे धीरे शिफ्ट होता जाएगा। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता जाएगा। लेकिन जब यही चार्ज बढ़ते बढ़ते 0.5 हो जाता है या 50% से ज्यादा इधर हो जाता है तो हम इसी बॉन्ड को कह देते हैं क्या, आयनिक। लेकिन
मेटलिक के केस में क्या होगा कि इसकी नेगेटिविटी, जैसे ये सोडियम और ये भी सोडियम, बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहां बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आई थी साइंटिस्ट को कि इसकी नेगेटिविटी 0.9, इसकी नेगेटिविटी 0.9, और ये अगर हम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दें तो दोनों का ही इस शेयर्ड पेयर के लिए अट्रैक्शन नहीं है। इसका भी 0.9 है, कहते हैं तू ले ले, वो कहता है तू ले ले, दोनों को इसकी जरूरत नहीं है, दोनों ही अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है, तो कौन ले? जब दोनों ही नहीं लेना चाहते तो ये वाला पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, कैपेबल नहीं है टू होल्ड दीज टू एटम्स टुगेदर। ये दोनों को पास रखने के लिए कैपेबल नहीं है, इनको होल्ड करके रखने के लिए मतलब कैपेबल नहीं है। और यहाँ देखो नेगेटिविटी डिफरेंस अभी तो 0 है, और चाहे 0 से थोड़ा सा ज्यादा हो भी जाए, जैसे एक सोडियम ले लो आप, एक पोटेशियम ले लो, तब क्या होगा कि इसकी 0.8 हो जाएगी, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.1। अभी भी ये कैपेबल नहीं है, और ये आयनिक बॉन्ड भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड के लिए एक की कम और दूसरे की ज्यादा होनी चाहिए, तो इसकी इतनी ज्यादा भी नहीं है। और कोवेलेंट के लिए दोनों की अपने आप में ज्यादा होनी चाहिए और डिफरेंस कम होना चाहिए, तो यहाँ ऐसा सीन भी नहीं है। तो इसीलिए मेटेलिक बॉन्ड के नेचर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, एनी टाइप ऑफ फोर्स विच कैन होल्ड मेटेलिक एटम्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स टुगेदर इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। तो ये केस था मेटेलिक बॉन्ड का। और ये हमारी जैसे पीरियोडिक टेबल होती है, तो पीरियोडिक टेबल में ये बोरोन के नीचे से ऐसे एक स्टेयर की शेप में लाइन जाती है, इसके इधर वाले सारे एटम्स क्या होते हैं? नॉन मेटेलिक या इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट, ये सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट, और ये सभी एस ब्लॉक के एलिमेंट, और ये सभी एफ ब्लॉक के एलिमेंट, एस, एफ, डी, और ये आधा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये सब मेटल्स हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो मेटेलिक बॉन्ड होगा। मतलब पहला एटम भी आप यहां से लो, दूसरा भी यहां से लो, इधर से लो या इधर से, मतलब इधर से आप कोई सा भी 2 एटम ले लो, उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो मेटेलिक बॉन्ड होगा। लेकिन ये वाले एटम अगर आप लेते हो, क्लोरीन 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 फ्लोरीन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन भी इस कैटेगरी में आता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फर, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, इनके बीच में जो बॉन्ड होगा ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन एक एटम इधर से ले और एक एटम है इस लाइन के इधर से ले, तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो ऑलवेज आयनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि उसमें 50% से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होंगे। तो हम क्या देखते हैं, इस स्टेयर की शेप वाली लाइन के इधर मेटेलिक, इधर कोवेलेंट, और अगर एक इधर से और एक इधर से ले तो आयनिक बॉन्ड। First approach to explain metallic bond is C electron theory, or we can say electron gas theory. According to this theory, all metal atoms are made up of 2 things. First, valence shell electrons, and second, nucleus plus inner shell electrons. Means जैसे आपने ये सोडियम का एटम लिया, तो सोडियम के एटम में ये एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके इनर शेल्स में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, और इसके अलावा जो भी बाकी लेफ्ट आउट है ये क्या है? कर्नेल है, जिसको आप आयन भी कह सकते हो। तो हर एटम के 2 पार्ट होते हैं, एक कर्नेल और दूसरा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। सोडियम में एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में 2 होंगे, और एल्यूमिनियम के केस में वो 3, और किसी और एटम के केस में वो कुछ भी हो सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि कोई भी मेटल है उसका आपने जो भी पीस ले रखा है, उसकी जितनी भी क्वांटिटी ले रखी है, या उसकी जो भी शेप ले रखी है, उसके अंदर जितने भी ये कर्नेल्स हैं, दे आर
फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, उनकी जो पोजीशन है वो फिक्स है। उनकी पैकिंग इधर बीसीसी हो सकती है, एससीसी हो सकती है या एचसीपी पैकिंग हो सकती है। तो kernels हैव देयर फिक्स्ड पोजीशन इन द मेटेलिक क्रिस्टल। यहाँ मैंने क्यूबॉइड टाइप का मेटल लिया है, आप रेक्टेंगल शेप में भी ले सकते हैं, आप सिलेंड्रिकल में भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें जैसे आप देख पा रहे हो कि ये मैंने 1 बाय 1 सारे kernels रखे, तो इनका पैटर्न विल रिमेन सेम और फिक्स्ड रहेगा। लेकिन जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे सोडियम के केस में 1 है, मैग्नीशियम के केस में 2 है, और मेटल्स का क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, तो सारे मेटल्स अपने ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होके इस मेटेलिक क्रिस्टल में दे आर फ्री टू मूव, वो फ्री है एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए, ऊपर से नीचे, दे आर फ्री टू डू मोशन, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। इनके चारों तरफ वो एक क्या करते हैं, गैस लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे कि गैस जो है उसके मॉलिक्यूल या उसके पार्टिकल्स जो है फ्री होते हैं, दे कैन डू रैंडम मोशन इन ईच डायरेक्शन, एवरी डायरेक्शन। सिमिलरली दीज इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक गैस एंड दे कैन मूव इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन। और इसको आप सी से भी कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि समुद्र के बीच में क्या होता है कि पानी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, लाइकवाइज इलेक्ट्रॉन अपना एक सी लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, और उस सी लाइक स्ट्रक्चर में या गैस लाइक स्ट्रक्चर में ये kernels अपनी फिक्स पोजीशन पर रहते हैं। एंड अट्रैक्शन बिटवीन दीज मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड kernels इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। कि kernels और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो फोर्स होता है उसी को हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि यहाँ आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ऑल आर पॉजिटिव, तो इनके बीच में रिपल्शन क्यों नहीं है, और ये बॉन्ड बन कैसे रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव में, इसको तो ब्रेक हो जाना चाहिए, उनको तो आपस में पास पास आना ही नहीं चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ दीज मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड दीज kernels, ये अपना फ्रीली मूव करते रहते हैं, तो ये इनके रिपल्शन को कम कर देते हैं। और बिकॉज ऑफ दीज नेगेटिवली चार्ज मूविंग इलेक्ट्रॉन से इनका अट्रैक्शन होता है, तो ये अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड रहते हैं। सो दिस वाज द थ्योरी गिवन बाय इन 1923 बाय ड्रूड एंड लॉरेंज। लॉरेंज एंड ड्रूड ने ये थ्योरी 1923 में दी थी, और अकॉर्डिंग टू देम simultaneous force of attraction between kernels and moving electrons is called metallic bond। ये थ्योरी, ये डेफिनेशन इनके द्वारा दी गई थी। लेकिन अगर आपसे कोई जनरल पूछे व्हाट इज मेटेलिक बॉन्ड, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज बॉन्ड ओनली, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको बता रही हूं, अगर कोई सिंपल आपसे पूछता है व्हाट इज बॉन्ड, तो आप कहेंगे एनी टाइप ऑफ फोर्स विच कैन होल्ड 2 or more थिंग्स टुगेदर, 2 या 2 से ज्यादा चीजों को जो आपस में जोड़ के रख सकता है। चाहे वो अब जैसे इस पेन में अगर आपने इसको स्क्रू से कस रखा है, तो उसने इन 2 पार्ट्स को आपस में जोड़ रखा है, तो ये भी क्या है, बॉन्ड। और बॉन्ड को अगर हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स को आपस में होल्ड करके रख सके, जोड़ के रख सके, उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड क्या होगा, जो आयंस को, अपोजिटली चार्ज आयंस को होल्ड करके रख सके, आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को आपस में होल्ड करके रख सके, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। और मेटेलिक बॉन्ड, जो 2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स को या मेटेलिक एटम्स को होल्ड करके रख सके, उसे हम क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। तो जनरल थ्योरी क्या होगी, फोर्स विच होल्ड मेटेलिक एटम्स टुगेदर, जो मेटेलिक एटम्स को पास पास जोड़ के रख सकता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड।
Now we explain the properties of metal with the help of C electron theory और electron gas theory. सबसे पहले हम explain करते हैं hardness को. So this was one crystal metallic of metal. हम कह सकते हैं ये metallic crystal है जिसमें kernels अपनी fixed position पे हैं shown by black ink और जो red color से हैं वो electrons हैं. And electrons are free to move everywhere in the crystal itself. अब अगर आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया और इसकी रिलेटिव पोजीशन चेंज कर दी, देखो यहाँ मैंने 4 लेयर्स बनाई है सिंबॉलिकली और आपने फोर्स को अप्लाई करके 2 लेयर्स को थोड़ा सा आगे और 2 को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर दिया, तो इनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गई. देखना ध्यान दो मैं क्या शब्द बोल रही हूँ, रिलेटिव पोजीशन ऑफ कर्नेल्स शिफ्ट हो गई, चेंज हो गई. इसमें अब ये 2 लेयर्स एक एटम जितनी, एक कर्नेल जितनी डिस्टेंस से आगे हो गई हैं. तो अब ध्यान दो, अभी भी पहले मेटल और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स था, अट्रैक्शन था, जिससे वो आपस में जुड़े हुए थे. अब जैसे ही आपने रिलेटिव पोजीशन चेंज की, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो चेंज देयर पोजीशन. इलेक्ट्रॉन भी अपने आप को उसी पोजीशन में चेंज कर लेते हैं और इनके बीच में, मेटल और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स अभी भी बना रहता है. कम जरूर हो सकता है. आप सोच के देखो कि एक इस थिकनेस का मेटल का पीस हो और एक इससे आधी थिकनेस का हो, तो इस थिकनेस को ब्रेक करना मुश्किल होगा, आधी थिकनेस को थोड़ा सा आसान होगा. और इसके हाफ से भी हाफ थिकनेस का मेटल शीट है तो उसको ब्रेक करना और आसान होगा. और अगर आप और थिन करते जाएंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपको एक बहुत ही थिन शीट मिल जाएगी. और उस थिन शीट में जैसे आपने देखा, आप अगर इसको और शिफ्ट कर देते हैं तो ये वाली शेप ले लेगा. अभी भी क्या है, कर्नेल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन है, ठीक है, यहां से कम हो गया है लेकिन अभी भी है, इतना है कि वो उसको होल्ड करके रखता है. दैट इज वाई हम कहते हैं कि जो मेटल है वो हार्ड होते हैं, मेटेलिक क्रिस्टल्स, एंड दे आर मेलिएबल. मेलिएबल मीन्स कि आप उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज कर दो, आप उनको शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इवन देन दे रिटेन देयर हार्डनेस. और अगर आप और ज्यादा इसको थिन वायर्स के बीच में स्ट्रेच कर दो, डक्टिलिटी को हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि आप इसकी बहुत ही पतली लेयर इसकी बना दो और उसकी थिकनेस के साथ साथ विड्थ भी कम हो, तब भी हम क्या देखते हैं कि अगर एक लेयर जितना भी आ जाएगा तो भी उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो चेंज देयर पोजीशन और आपको क्या मिलेगी, जो वायर्स मिलेंगी उनमें भी कर्नेल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए होंगे, तो उनकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, वो वीक वायर्स नहीं होती. तो हम कहते हैं कि उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ रिटेन रहती है. तो हम इसीलिए कहते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन, रिलेटिव पोजीशन चेंज होने के बाद भी, चाहे आप उसको शीट की फॉर्म में करो, आप इसको स्फेरिकल बॉल की शेप में करो, या आप इसको डक्टाइल है तो आप इसको वायर्स की फॉर्म में स्ट्रेच करो, इट रिटेन्स इट्स हार्डनेस और स्ट्रेंथ. तो हम ये कहते हैं कि मेटल की चारों प्रॉपर्टीज को हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं. और अगर हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करें आयनिक बॉन्ड से, ये मैंने एक छोटा सा क्रिस्टल लिया आयन का जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स हैं. नेगेटिव आयन्स को मैंने रेड कलर से शो किया है और पॉजिटिव आयन को मैंने ब्लैक कलर से. तो देखो पहले ये अल्टरनेट है और इनके सब जगह क्या है, अट्रैक्शन है. एवरी पॉइंट पे यू कैन सी कि वो अपोजिटली चार्ज आयन से सराउंडेड है और वहां अट्रैक्शन है, मीन्स स्ट्रेंथ है. लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो अब 2 लेयर आगे और 2 लेयर थोड़ा सा पीछे हो गई. एक एटम जितनी डिस्टेंस से ये लेयर थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गई, या समझ लो ये वाली लेयर थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो गई. तो अब देखो, पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव था, लेकिन अब पॉजिटिव के पास क्या आ गया, पॉजिटिव, और नेगेटिव के पास क्या आ गया, नेगेटिव. तो यहाँ इंटरनली रिपल्शन डेवलप हो जाता है और दिस इज द रिपल्शन जो इसको ब्रिटल बनाता है. जैसे ही आप देखते हो नमक के ऊपर, नमक के क्रिस्टल पे या आयनिक क्रिस्टल पे आप फोर्स अप्लाई करते हो, आपने अगर 1 पाउंड के बराबर फोर्स लगाया है तो अंदर से 10 पाउंड के बराबर या कई गुना ज्यादा फोर्स डेवलप होता है और वो
क्रिस्टल उछल के दूर जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर से एकदम से सिमिलर चार्ज पास पास आ जाते हैं, वो रिपेल करते हैं और वो क्रिस्टल ब्रेक हो जाता है। इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग इनटू शीट या आप उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करो, नहीं, वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ब्रिटल होते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल्स पे जब रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयंस चेंज होती है तो अट्रैक्शन जो है वो रिपल्शन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, रिलेटिव पोजीशन चेंज करने के बाद अट्रैक्शन रिमेन्स अट्रैक्शन, वो रिपल्शन में क्रिएट नहीं होता, सिर्फ उसकी थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। आप खुद समझ सकते हैं, क्या एक आप मोटी शीट को ब्रेक करो और एक पतली सी शीट को ब्रेक करो, और यहाँ आप देखेंगे कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनको आप उनके एक्चुअल वॉल्यूम से 800 टाइम तक क्या कर सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो। जैसे अगर आप सिल्वर की बात करो तो आपने देखा होगा सिल्वर की कितनी पतली थिन वर्क की फॉर्म में मिठाइयों के ऊपर, स्वीट्स के ऊपर लगाई जाती है। तो ये सिल्वर की मेलिएबिलिटी के कारण ही है। या हम गोल्ड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं तो उसमें हम उनको पतली शीट्स में और वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन वो अपनी हार्डनेस को मेंटेन रखते हैं। हम कभी आयनिक क्रिस्टल के ऑर्नामेंट्स नहीं पहनते, या फिर हम यूटेंसिल्स जो यूज करते हैं, डिशेस जो यूज करते हैं, वो मेटल की होती है। तो मेटल में आप उसको गर्म भी कर सकते हैं और आपसे अगर गिर भी जाए तो वो टूटती नहीं है, जबकि आयनिक क्रिस्टल्स जो है वो गिरते ही टूट जाते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है सोनोरस, कि मेटल्स जो है सोनोरस होते हैं। मीन्स अगर आप उसके ऊपर बीट करो, कोई प्रेशर लगाओ तो उसमें अंदर से वेव्स बनती है और आवाज आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि देखो जब आप इसके ऊपर से बीट करोगे तो इसके बीच में जो खाली स्पेस है वहां पे वेव्स, साउंड वेव्स जनरेट होती है एंड इट क्रिएट्स साउंड। तो ये होते हैं सोनोरस। लस्टर के लिए हम कैसे समझाते हैं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी हाई होती है, दे वाइब्रेट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। ये ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी जाते हैं, मीन पोजीशन से वाइब्रेट करते हैं एंड दे लूज देयर एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं जिसके कारण वो ब्राइट होते हैं। लेकिन जब ये अपनी सारी एनर्जी लूज कर देते हैं आफ्टर सम टाइम तो इनकी जो शाइन है वो कम हो जाती है। और अगर आप इसको थोड़ा सा भी रब करते हो, किसी चीज से साफ करते हो या घिसते हो, तो ऊपर की 1-2 एटम्स की लेयर हट जाती है और अंदर से फिर फ्रेश लेयर निकलती है, फ्रेश सरफेस निकलती है, उसके ऊपर फ्रेश इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी एनर्जी फिर हाई होती है और वो फिर मीन पोजीशन से वाइब्रेट करते हैं एंड दे लूज देयर एनर्जी और आपको शाइन महसूस दिखती है। और अगर आप इसको कट करते हो, कट करने पर भी क्या होगा कि दोनों ही सरफेस के ऊपर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स नए मिलेंगे विद हाई एनर्जी, और वो हाई एनर्जी के कारण शाइन आपको दिखती है सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट इज थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी को हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि अगर मैंने इस क्रिस्टल को यहां से हीट किया, इस एंड से अगर मैं इसको हीट करती हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी एंड बिकॉज दे आर फ्री टू मूव, तो ये मूव करते करते दूसरे एंड तक जा सकते हैं और वो वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा क्रिस्टल जो है वो गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है, तो हम कहते हैं इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि अगर आप यहाँ पे 2 पोटेंशियल डेवलप कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, सो दे विल मूव फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड एंड दे विल पास करंट। तो इसीलिए क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट इनकी कंडक्टेंस टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देखो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे, वहां कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सेमीकंडक्टर्स की, लेकिन मेटल्स की कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अब हमें एक्सप्लेन करना है क्यों, कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री है और ये कर्नल्स अपनी जगह पे सेट हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इजीली वन एंड टू अदर एंड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी। लेकिन जैसे ही आप इसका टेम्परेचर हाई कर देते हो तो मेटल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ये जो कर्नल्स हैं दे ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। तो जो इलेक्ट्रॉन जैसे ऐसे जा रहा था और बीच में अब मेटल ने क्या किया, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन को ऐसे होके जाना पड़ेगा।
और जब इलेक्ट्रॉन अपना चेंज करके जाएगा पाथ को, तो उसके बीच में ये हर्डल आ गई, मेटल की एक जगह नहीं बल्कि कई जगह कर्नल्स के कारण हर्डल होगी, उनके वाइब्रेशन के कारण। और वाइब्रेशन इंक्रीज होते हैं विद टेम्परेचर। आप टेम्परेचर रेज करते जाओ, वाइब्रेशन इंक्रीज होते जाएंगे और उतनी ही कंडक्टेंस कम होगी। मीन्स बैरियर आ जाएगा बीच में, इलेक्ट्रॉन के फ्री फ्लो के बीच में कर्नल्स जो है बैरियर या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, और इसीलिए इनकी कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो हमने इसमें एक्सप्लेन किया सी इलेक्ट्रॉन थ्योरी को या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी को। हम इसको गैस थ्योरी भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं, दे आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। तो इसकी हेल्प से हमने, क्योंकि मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया और ये सिंपल भी है समझने के लिए, दिस इज द ओनली रीजन कि हम मॉडर्न थ्योरीज होने के बाद भी हम इस थ्योरी को आज भी पढ़ते हैं, ताकि इसका इम्पोर्टेंस स्टूडेंट्स को समझ में आ सके। लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, उसमें हम देखते हैं, हालांकि मेटल की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर पर। मीन्स जिसके पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। हम कंपैरेटिवली कह सकते हैं कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो दैट इज वाई दे आर सॉफ्ट। लेकिन जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े से ज्यादा हार्ड होंगे। लेकिन फिर भी वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज को हम इससे पूरे प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी, मरकरी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। जब मरकरी और मरकरी के बीच में बॉन्ड है तो इसका इतना कम कैसे है? मैग्नीशियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट इज वाई इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और अगर हम टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन के पास क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, टेक्नीशियम, इनके बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लगभग इनके बराबर होते हैं, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, लगभग 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट इज वाई टंगस्टन को हम काम में लाते हैं बल्ब के फिलामेंट्स में। जो आपने पुराने जमाने में बल्ब देखे होंगे 100 वाट का, 1000 वाट का, उनके बीच में बहुत ही थिन वायर का फिलामेंट होता था और वो टंगस्टन की होती है। तो क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो कई घंटे तक आप उसको जलाते हो, बल्ब को ऑन रखते हो और वो वायर गर्म होती रहती है, लेकिन फिर भी वो मेल्ट नहीं होती। जब मेल्ट होती है तो फिर तो करंट ब्रेक हो जाती है और वो बल्ब फ्यूज हो जाता है, लेकिन ये बहुत जल्दी से मेल्ट नहीं होता। नेक्स्ट, अगर हम इनकी कंडक्टेंस की बात करें तो कॉपर के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी कंडक्टेंस 50 टाइम्स मोर है बिस्मिथ से। तो आप देख सकते हैं कितना वेरिएशन इन प्रॉपर्टी है। वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ सी इलेक्ट्रॉन थ्योरी। सिमिलरली सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर वेरी मच सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट कि आप उनको यू कैन कट बाई नाइफ। लेकिन कॉपर के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, आप इसको क्यों नहीं कट कर सकते नाइफ से? और अगर ऑस्मियम की बात करें तो इट इज टू हार्ड कि अगर ये ग्लास की शीट के ऊपर इससे लाइन खींची जाए तो ये ग्लास की शीट को कट भी कर सकता है। तो ऑस्मियम जहां बहुत हार्ड है, कुछ मेटल बहुत सॉफ्ट है, तो इनकी वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज को हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी इजीली या कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ सी इलेक्ट्रॉन थ्योरी।